ज़बान रुक जाती है, अल्फाज शायद कहीं गायब हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो इंसान क्या कहे। मेरे लिए यकीन मानिए ये सेगमेंट करना, ये सवाल करना इस सेगमेंट के अंदर, इस प्रोग्राम के हिस्से के अंदर बड़ा मुश्किल होगा। मैंने जैसे पहले कहा, हम रिलेट भी नहीं शायद कर सकते उस तकलीफ़ को जो कि इस बदकिस्मत तैयारे के अंदर जो लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे, उनके लवाहिकीन इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो अब तक यही नहीं जान पाए कि उनके लवाहिकीन की मैयतें कहाँ हैं, या वो उनका जनाजा नहीं कर पाए। ये बहुत तकलीफ़ दे अमल है। ऐसी एक मुतासर शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, आरिफ फ़ारूकी साहब। आरिफ साहब, मुश्किल वक्त में आपने वक्त दिया, शुक्रिया। मैंने जैसे पहले कहा, मैं कम अज़ कम रिलेट नहीं कर पाऊँगा, शायद वो लोग जो कि आपके साथ मुतासरा हैं, उनकी फैमिलीज़ में से कोई ना कोई उनका प्यारा इस हादसे में इस दुनिया से गया, वही शायद रिलेट कर पाएंगे। लेकिन आप बता पाएंगे इस बदकिस्मत तैयारी के ऊपर आपकी फ़ैमिली के अंदर कौन कौन था जो शामिल था? हाँ सर, it was मेरी वाइफ थी of 18 years, फौजिया अर्जुमंद। बेसिकली हर मदर कहते हैं कैंसर पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर के। उनका एक लंग कोलैप्स हो गया था। अभी ओके। महीने पहले फौजिया अभी वापस आई थी लाहौर। तो अब फिर अच्छा। उसकी कॉल आई थी अम्मी वार की कि एक जो लंग कोलैप्स हुआ था दूसरा लंग भी कोलैप्स हो रहा है। मैं अपने वाइफ को कहा था मैं आप तुम्हें ईद के बाद भेज देता हूँ, अभी कोरोना का भी मसला है, ठीक है ना, तो मैं ईद के बाद भेज दूंगा। तो जाहिर बात है माँ है तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो कहती मैं जा रही हूँ। तो उसका टिकट हो गया था, वो जाने की तैयारी में थी। मैं बच्चों का मना कर दिया था, मैं कहता कोरोना है अभी नहीं उनको ले जाओ। लेकिन जाहिर बात है नानी है, वो चाह रही थी कि एक आखिरी दफ़ा देखें, वो रिक्वेस्ट की थी। तो वो वाइफ मुझे कहीं, मैं बोला चलो ठीक है, इट्स लाइक क्या कर सकते हैं। तो इजाज़त दे दिया मैं। तो एन टाइम के ऊपर फिर मैं बच्चों की भी मैं उसी प्लेन के ऊपर जो है उसके टिकट्स वगैरह करवा दिया। मेरा छोटा जो बड़ा बेटा है वो 14.5 साल का था, इस्माइल नाम था उसका। बड़ा प्यारा बच्चा था, वेरी लविंग, ठीक है। और उसके बाद इनाया थी, मेरी जो बेटी थी, शी वॉज 12.5 ईयर्स ओल्ड। फिर छोटी मेरी सबसे जो कहना नहीं चाहिए, वो देर ऑल गॉन। सब तो सब सारे फेवरेट्स तो होते हैं, लेकिन वो एक एक वो चमक थी उसकी आंखों में। वो दादा भी जो है उसके कभी कोई और बच्चे के साथ इतना लगाव नहीं था जितना इस छोटे जो आइलिन के साथ है उसके साथ था। तो दे जब मुझे न्यूज़ पता चली इस तरह के, अबू और अम्मी का फ़ोन आया कि इस तरह प्लेन क्रैश हुआ है, फौजी प्लेन से गई थी एयरलाइन से। मैं कहा पीआईए से गई थी। तो कहते हैं पीआईए का एक तैयारा क्रैश हो गया। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया, जारी बात है अम्मी अबू थे तो आई हैड टू बी स्ट्रांग, आई कुडंट लाइक ब्रेक डाउन। मुझे पता था कि यार ये द प्लेन हैज़ गॉन डाउन, एंड इफ इट हैज़ गॉन डाउन तो फिर दैट मीन्स बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। होप होती है, लेकिन इस तरह के हादसों में इट्स लाइक बहुत मुश्किल होता है कि कोई सर्वाइव करे। और मेरी छोटी जो है अपने होश संभालने के बाद पहली दफ़ा ये प्लेन में जा रही थी और बहुत खुश थी कि मैं उधर जा रही हूँ। मेरे से कही थी कि अपा कैन आई टच द क्लाउड्स। मैं बोला यू कांट बेबी टच द क्लाउड्स, यू कांट ओपन द विंडो। फिर मुझे कहती अपा अपा, शी यूज्ड टू कॉल मी अपा। कहती है एम आई गोइंग टू द मून। मतलब बेबी यू आर नॉट गोइंग टू द मून, यू आर गोइंग टू कराची। तो कहती है ओके, ठीक है ना। वो अंग्रेजी में बात करती थी, उर्दू में बात नहीं करती। तो उर्दू में उससे बात करते वो कहती व्हाट, ठीक है ना। ये यूट्यूब का कमाल है आजकल का। लेकिन आई आई अगेन जो होना था वो हो गया। मीडिया पे मैं आवाज़ नहीं उठाना चाह रहा था, लेकिन मसला ये है कि जिस दिन पहले दिन मैं लैंड किया, सबसे पहले मैं सर्द खाने में गया आपके ईदी के और चीपा के। इस टाइम पे कोई एसओपीज़, कोई स्ट्रक्चरल कोई चीज़ नहीं मौजूद थी उस टाइम पे। ईदी पे और चीपा पे मैं अपने वाइफ को आइडेंटिफाई किया थ्रू अ रिंग दैट आई गिवन हर जस्ट वन नाइट बिफोर, कि तुम कराची जा रही हो, तुम्हारा हाथ खाली नहीं है। माँ को जो है इट्स नॉट गोना लुक नाइस, सो इट्स लाइक यू नो आई गॉट हर दैट रिंग। और जाने से पहले मुझे बताई थी कि अरे मुझे अपनी घड़ी नहीं मिल रही, तो शी लाइक पिट अप हर हैंड, मैं ये वाली घड़ी मैं लेके जा रही हूँ। मैं कहा ठीक है, नो इश्यूज, ये पहन के चले जाओ, मैं आऊँगा तो फिर मैं तुम्हारी दूसरी घड़ी ले आऊँगा। ठीक, ये इतनी मेरी बात हुई। उसके बाद क्या कहते हैं, जो मेरी बेटी है उसका मैं आइडेंटिफिकेशन इसलिए किया, जो वो कपड़े वगैरह पहन के गई हुई थी वो उतनी ज़्यादा बर्nt नहीं थी जितनी मेरी वाइफ आ रहा थी। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन वो उसका जो कपड़े का जो पैटर्न है, जो दुपट्टा वो पहनी हुई थी ब्लैक कलर का, जो हाथ में जो बैंड था, ठीक है ना, उससे मैं उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है ना, क्योंकि यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन द इस तरह का एयर क्रैश वगैरह होता है, तो इट्स लाइक रियली हार्ड फॉर मी, इट वाज रियली हार्ड टू लाइक सी माय वाइफ ओवर देयर इन दैट कंडीशन, माय डॉटर देयर इन दैट कंडीशन।
इस टाइम पे देयर लाइक 3 डेड फीमेल चिल्ड्रन इन ईदी, लेकिन द थिंग इज आई कुड नॉट आइडेंटिफाई द रिमेन्स बिकॉज दे आर बियॉन्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मेरा बेटा था जो बड़ा 14 साल का, आई कुड नॉट आइडेंटिफाई हिम। अब जारी बात है मैं किसी और की बॉडी तो नहीं लेके जा सकता। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई केम आउटसाइड, ठीक है ना, आई वेंट स्ट्रेट टू द कराची यूनिवर्सिटी प्लेस जहाँ पे डीएनए वगैरह ले रहे थे, और अपने डीएनए में क्या कहते हैं उनको मैं सबमिट करवा के आई वेंट बैक होम। अब उसके अगले दिन से मेरा ऑर्डील वगैरह स्टार्ट हुआ। व्हेन आई वेंट टू क्लेम द बॉडीज़, ठीक है, चीपा जो है उनके पेपर वर्क वगैरह थोड़ा बहुत ठीक था, तो वो मुझे क्या कहते हैं बॉडी वगैरह हैंड ओवर करने के लिए पेपर वर्क मांगे थे। तो मैं सिविल हॉस्पिटल गया। सिविल हॉस्पिटल गया तो मुझे वहाँ कोई हेल्प डेस्क नहीं, नो नथिंग। ठीक है, मेरे वो जो एक दो पुलिस वाले बैठे हुए थे वहाँ पे, वो भी क्या कहते हैं बस इस तरह होता ना, नहीं है बस हो जाएगा सर, वो अभी नहीं है, आप पहले जाके चेक करके आए बॉडी कहाँ रिसीव हुई थी, ईदगाह रिसीव हुई थी, रिसालपुर रिसीव हुई थी। भाई आई एम द विक्टिम, ठीक है ना, दैट वाज माय फैमिली दैट वेंट डाउन। आई वांट अ वन विंडो ऑपरेशन। मैं जाके पता करूँ कि कौन से बॉडी किसने रिसीव की थी। यू वांट मी टू लाइक यू पुट मी थ्रू दैट। एक वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए था ना, जितने एसपीज वगैरह हैं, जो भी आपके वो चीज़ें हैं, वो एक जगह पे होना चाहिए था। एक जगह पे मेरे से चीज़ें लें, सारी चीज़ें एक वो लें, आप ना भगाएं। मैं तो एसी की गाड़ी में फिर रहा हूँ, वहाँ एक गरीब एक औरत आई हुई थी जो कि रिक्शे में फिर रही है, ठीक है ना। व्हाट अबाउट दोस पोर पीपल दैट हैव कम फ्रॉम आरिफ साहब, आई हेट टू इंटरप्ट यू, बट अब आप अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे कि आप क्या कह रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट तो कह रही है हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, बट जो करंट क्राइसिस है वो तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन का है, वो भी आई एम श्योर प्रोसेस है, बट आप क्या चाह रहे हैं हुकूमत से? सर प्रोसेस नहीं है मुनीब साहब, आप मीडिया में बैठे हुए हैं, आपको कोई इसका इल्म है कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, कि क्या कर रहे हैं, हु इज द हेड, हेल्पलाइन क्या है, आपके पास है कोई इन्फॉर्मेशन? आप तो मीडिया के एक टाइकून हैं। मैं जो अब तक हमें इंफॉर्मेशन है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं कि एक फोरेंसिक की टीम पंजाब से आई हुई है जो कि बाकायदा तौर पर आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रही है, और उनके मुताबिक कोई 5 के करीब बॉडीज़ हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन की गई है थ्रू डेंटल रिकॉर्ड्स या जो डेंटल कॉम्पोजिशंस होती हैं उनसे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा होगा, बट आपको क्या इन्फॉर्मेशन? सर मैं आपको बताता हूँ, आई हैव बीन थ्रू दिस होल प्रोसेस, आई हैव बीन सफरिंग फॉर द पास्ट 6 डेज। जिस दिन पहले दिन मैं लैंड किया और सर्द खाने गया हूँ, उस टाइम पे आइडेंटिफिकेशन पे बॉडीज वो रिलीज कर रहे थे, क्योंकि ऊपर से कोई मैकेनिज्म डिफाइंड नहीं था कि किस तरह ये करना है, ठीक है ना। बाज लोग लड़के ले गए, ये है वो है जो भी है, ठीक है। मसला ये कि उस टाइम पे मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं था। ये जो अब जो ड्रामाबाजी ये लोग कर रहे हैं ना, ये जो सिंध गवर्नमेंट वाले के, वो वहाँ जाके वो एनडीएमए के आपके कंटेनर्स वगैरह जो लगाए हुए हैं, अभी मैं कल गया था मैं एक और दफ़ा आइडेंटिफाई करने के लिए, इस टाइम पे वो कंटेनर लगाएं। उनसे जाके मैं पूछा तो वो कहते हैं कि नहीं अभी तो हम लोग 2 बॉडीज़ के किए। और जिस टाइम पे मैं लैंड किया था उस टाइम पे पंजाब फोरेंसिक टीम डीएनए की आई हुई थी यहाँ पे बाय रोड, ठीक है ना। आई नो पीपल क्या कहते हैं उसके अंदर, तो आई हैड अ टॉक विद देम। मैं बोला यार आप लोग क्यों आए? मैं कहते हैं यार असल में मसला ये है कि वी डोंट ट्रस्ट द सिंध गवर्नमेंट, और मुझे हमें रिजल्ट्स नहीं देते। और 2 दिन तक वो खौर किए आगे पंजाब फोरेंसिक वालों को, वो बेचारे वहाँ गर्मी में खड़े रहे। इसके बाद व्हेन दे हैव लेफ्ट, दे आर नॉट हियर एनीमोर, दे हैव लेफ्ट, ठीक है ना। दे लेफ्ट विद द आइडेंटिफिकेशन डीएनए सैंपल्स ऑफ 52 पीपल, ओके, ठीक है ना। इस टाइम तक आपका सिंध गवर्नमेंट हरकत में नहीं आया हुआ था। इट्स ओनली आफ्टर आई गॉट दिस थिंग ऑन द मीडिया एंड स्टफ के वो चीज़ें जो हैं बैक एंड के ऊपर वो थोड़ी बहुत हिलजुल होने शुरू हुई है। और ये जो अब चीज़ जो नज़र आ रही है ना आपको, जब एसओपी फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अब स्टार्ट हुआ है। और वैसे भी एसओपीज वगैरह कोई नहीं है। अब मसला ये है कि मैं उनको यही कह रहा था कि यार पंजाब की अलग है, आपकी सिंध की अलग है, दिस इज़ वन पाकिस्तान। मैं अगर इस तरह का कोई मसला होता है, देखें आई हैव लॉस्ट हु आई हैव लॉस्ट, लेकिन द थिंग इज कि इनकी जो जानें जो मेरी गई हैं, मेरे वाइफ की, मेरे बच्चों की, ज़ाया नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ चेंज इन पाकिस्तान, ठीक है ना। जो इस तरह का जो डिजास्टर वाला होता है, एक अगर आपका डिमांड है, अगर मैं पूछ पाऊँ आपकी क्या होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से? नेचुरली ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, आप पहले भी कर रहे थे, क्या चाहेंगे आप वज़ीर आज़म से या हुकूमत? सर देखें वज़ीर आज़म जो है ही इज़ अप अगेंस्ट अ रियली हार्ड टास्क, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ठीक है ना। वो जो कैबिनेट की जो होती है आपकी अप्रूवल वगैरह, उसको सर्कमवेंट किए थे और अपनी अप्रूवल दे दी थी कि इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करें, ठीक है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम फॉर दैट। लेकिन मसला ये कि सिर्फ कह देने से नहीं होता, मसला ये कि नीचे कोई बॉडी नहीं है, देयर इज़ नॉट वन फोकल पर्सन जो कि ऊपर से उसको हेड कर रहा है, ठीक है। पंजाब अलहदा है, सिंध अलहदा है। मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पर लिखा हुआ नहीं है कि मैं पंजाब का हूँ या बलूचिस्तान का हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये मेरी मुतालबा है इमरान खान से कि एटलीस्ट इस तरह का डिजास्टर वारा हो तो एक आपका यूनिट होना चाहिए, एक बंदा है जो कंट्रोल कर रहा है, उसके नीचे एनडीएमए आ जाए, उसके नीचे फोरेंसिक्स आ जाए, पंजाब के बलूचिस्तान के भला गिलगित के आ जाए, लेकिन एटलीस्ट एक आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, सो दैट आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप डेसिमेट कर रहे हैं अपने
कहते हैं जो लवाकिन हैं उनके लिए, तो एटलीस्ट उनको तो चीज़ दें। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ एक और यहाँ पे, ठीक है। ये अभी जो है मैं जाके जो फोरेंसिक आपका जो चल रहा था कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, आई वाज वरीड कि ये पता नहीं सिंध में पता नहीं सही करते हैं नहीं करते, बिकॉज सिंध का आपको हाल पता है। सिंध का एक नुमाइंदे का मुझे फ़ोन नहीं आया, 2 दिन पहले आया था कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर का, उनको कोई आइडिया नहीं था। इमरान इस्माइल मुझे रीच आउट किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे रीच आउट किया, फेडरल लेवल से और आर्मी लेवल से मुझे रीच आउट किया। अब क्या कहते हैं, मैं जो हूँ अपने डीएनए रिजल्ट्स जो है, मैं गया आपके जो यहाँ कराची यूनिवर्सिटी, और यहाँ से मुझे पता चला, अगर नहीं आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इनके पास 62 डीएनए सैंपल्स इनके पास हैं 62 बॉडीज के। अच्छा। अब ये चीज़ आगे बता नहीं सकते थे, ठीक है ना, ये चीज़ बताते। और ऊपर से मैं जितने भी लवाकिन हैं मैं सबके, आई एम रियली सॉरी, मुझे इतना टाइम लगा कि जाके ये करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक और न्यूज़ देता हूँ। वो कह रहे हैं 3 से 4 दिन तक ये आगे देने शुरू कर देंगे आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन मैं अंदर घुस के क्या कहते हैं अपने सीना जोरी से मैं निकाल सकता हूँ, तो ये आप इंफॉर्मेशन मीडिया को नहीं दे सकते। बिल्कुल सही है। आपकी कोई सेल नहीं बना हुआ है जिसको आप लोगों को दे सकते हैं। व्हाई डू कीप पीपल लाइक मी इन द डार्क? वो उस बंदी का क्या है, वो जो बूढ़ी औरत जो रिक्शे के अंदर फिर रही है, उसको तो पता ही नहीं है क्या इंफॉर्मेशन क्या है। अगेन आरिफ फारूकी साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। बड़ा आसान है कह देना, लेकिन दुआ है आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। बड़ा मुश्किल वक्त है आपके लिए और उन तमाम लवाहिकीन के लिए जिनके प्यारे इस हादसे में अपनी जानें गंवा बैठे। इस सेगमेंट का मकसद ही यही था कि अगर हम किसी तरह इस प्लेटफॉर्म से जो लवाहिकीन अपने प्यारों को गंवा बैठे हैं इस बदकिस्मत हादसे में, उनकी अगर कुछ मदद हो सकती है, उनकी आवाज़ यहाँ से बुलंद हो सकती है, उनका पैगाम पहुँच सकता है, तो वो हम ज़रूर पहुँचाएँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब वापस आएंगे तो न सिर्फ ये कि इस तैयारा हादसे के बाद पंजाब से जो फोरेंसिक की एक टीम गई, उसने अब तक कितनी बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, और जो क्या ये पहला मौका है कि उसकी तरफ से आइडेंटिफिकेशन की जा रही है मैयतों की, या जो बदकिस्मत मुसाफिर उसके अंदर सवार थे उनकी मैयतों की, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, इस हवाले से बात होगी। और साथ ही साथ ये भी कि हम सबको ये लगता रहा कि कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन उतनी बुरी नहीं है, लेकिन अब जबकि हम देख रहे हैं तो पिछले 3 हफ्ते के अंदर तकरीबन 36,000 नए मरीज़ आइडेंटिफाई हुए हैं। इस पर बात करेंगे, माहिरीन की राय लेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सियासत भी इस मुल्क का हिस्सा है, उस पर भी बात होगी, लेकिन पहले ज़रा इस हवाले से बात हो जाए एक ब्रेक के बाद। 3 हफ्तों में तकरीबन 36,000 केसेस यानी 36,000 मरीज़ों का इजाफा हुआ है कोरोना के हवाले से। इस हवाले से भी बात हो जाए। अगर आपको कोई शकूक शुबात हैं कि कोरोना सिर्फ ईद तक था, या वो लोग जो अभी भी साजिशी मफरूज़े तलाश कर रहे हैं इसमें से, ज़रा उनको भी उनके भी 14 तबक रोशन हो जाएँ। ज़रा इस हवाले से भी बात हो जाएगी कि रियलिटी क्या है, और ये कि ईद से कबल जो वाक़या हुआ प्लेन क्रैश था कराची के अंदर, उस हवाले से जो आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजा गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, लाहौर से जो एक टीम गई हुई है जो आइडेंटिफाई कर रही है इनफैक्ट कि लाशों की आइडेंटिफिकेशन हो सके, मैयतों की आइडेंटिफिकेशन हो सके, क्योंकि एक बहुत ही तकलीफ़ देह मरला है लवाहिकीन के लिए कि जिनको अपने प्यारों की बाकियात तक अब तक नहीं मिल पा रही। उस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद, आप वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, मुल्क के नामवर डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले ज़रा कोरोना के हवाले से मैं इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि जो आदाद शुमार है वो काफ़ी अलार्मिंग है। हम एक अलार्मिंग फिगर की तरफ जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि सूरत हाल को ख़तरनाक स्टेज पर जा रही है? क्योंकि इससे पहले जब भी हम बात करते रहे हैं, आपसे भी राय लेते रहे हैं, तो उस वक्त सिचुएशन शायद इतनी क्रिटिकल नहीं थी। क्या अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां पर नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, या कोई पैनिक की सिचुएशन हो सकती है? मनीब, अगर आप अपना आखिरी प्रोग्राम की आर्काइविंग कर लें ईद से पहले जी, तो उधर भी यही प्रेडिक्शन थी। अनफॉर्चुनेटली अब वही प्रेडिक्शन सही हो रही हैं, और वो भी एक साइंटिफिक बुनियादों पे थी। तो जाहिर है अभी भी जो हम कहेंगे वो भी साइंटिफिक बुनियादों पे कहेंगे। ठीक है जी। नंबर 1 तो हमें एक्चुअली पता नहीं है हम किस जगह पे खड़े हैं, बिकॉज हमारी टेस्टिंग बहुत कम हुई है, और ईद के दिनों में तो तकरीबन ना होने के काबिल हुई है। तो इसलिए एग्जैक्टली ट्रेजेक्ट्री देना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये मैं बताऊं कि आपका 1 घंटे का प्रोग्राम है, और 1 घंटे में औसतन हम 2 कीमती जाने का ज़िया हो रहा है पाकिस्तान में खाली। और केसेस जो हैं वो अब पहले तो ऐड ऑन हो रहे थे, अब अनफॉर्चुनेटली वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं।
और अभी जैसे ही हमने ईद के बाद टेस्ट ज़्यादा किए तो यू विल सी दैट दे विल बी अनफॉर्चुनेटली जो इनका डबलिंग टाइम है वो 2 हफ्तों से 1 हफ्ते पे आने की तरफ जा रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। जब हम अपने खित्ते को कंपेयर करते हैं इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, तो हमारे वर्स्ट फिगर्स आ रहे हैं मोर्टेलिटी के, बिकॉज वी 4 पर मिलियन पीपल आर डाइंग इन पाकिस्तान फ्रॉम कोविड-19। इंडिया में अबाउट 2.5, तो बांग्लादेश में अबाउट 2, श्रीलंका में अराउंड 1। तो इवन विद इन दिस रीजन के, क्योंकि हमारा होस्ट फैक्टर सेम है, वी आर कमिंग अप विद वेरी वेरी अलार्मिंग रिजल्ट्स। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं और आप तो ये समझ रहे हैं, ये चीज़ शायद आपके प्रोड्यूसर भी समझ रहे हैं, कुछ आपके नाजरीन भी पढ़े लिखे समझ रहे हैं, लेकिन कॉमन बंदे को समहाउ इतनी कवरेज के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी ये असर नहीं हो रहा। एंड वील हैव टू फाइंड सम टूल के वो समझ जाएं। अभी भी वो फिक्शन ही समझ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक। अरे डॉक्टर साहब, आपके नज़दीक सर ये फरमाइएगा, ये ईज हो गया लॉकडाउन में, क्या दोबारा लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन आज की जरूरत है या मसले का हल है या नहीं? वी हैव गॉन पास्ट दैट स्टेज। देखें, प्रैक्टिकली तो मुनीब शायद आप मुझसे पहले बेहतर बता सको कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है पूरा मुल्क को इकॉनमी भी देखनी है, प्रैक्टिकलिटी भी देखनी है, वुड इट बी पॉसिबल और नॉट। एज ए साइंटिस्ट, एज ए फिजिशियन, मैं स्ट्रांगली ये कहूँगा येस कि इसको, लेकिन वो लॉकडाउन नहीं जो पिछले हिस्ट्री में हमारे पास होता रहा, जो हम मजाक करते रहे लॉकडाउन के नाम से, चाहे किसी भी प्रोविंस में या कहीं भी था, वो लॉकडाउन नहीं। लॉकडाउन शुड मीन लॉकडाउन, और फिर ही ये लोकल ट्रांसमिशन रुकेगी। और दूसरी ये है कि अल्लाह की तरफ से रुक जाए, वो तो कुछ नहीं हम कह सकते कि अल्लाह की तरफ से ये वायरस अल्लाह की मर्ज़ी से आई है, उसकी मर्ज़ी से 1 मिनट में चली जाएगी, उसने कहना है हो जा तो हो जाना है, ये तो हमारे दीन की बात है। लेकिन साइंटिफिक बुनियादों पर ये कि ये किस तरह पीक कब टच करेगी, कैसे टच करेगी, विल हैव टू डू समथिंग, क्योंकि पब्लिक तो देखें इस वक्त बिल्कुल इसको बिल्कुल भूल चुकी है। वो समझ रहे हैं कि ये लॉकडाउन ख़त्म होने से ये भी ख़त्म हो गई, ईद पे ये इसकी छुट्टी पे ये चली गई, अब वापस नहीं आई अभी तक। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी, जो मैं कहूँगा दुनिया में रिस्पॉन्स हमें हमारी एज ए कॉम हमने दी है वन नेशन के तौर पे, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट एज पाकिस्तानी बी प्राउड ऑफ इट। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी मिसाल है कि दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस दैट वी आर टेकिंग लाइव्स ऑफ पीपल जस्ट फॉर आर पिकनिक से और माइंडसेट से कि हम नई जूती ले दें, बच्चे को पिकनिक करा लें, आइसक्रीम खिलाने ले जाएं, छोटी छोटी बातों पे हम कुर्बानी नहीं देना चाह रहे लोगों की जिंदगी। बड़ी डिस्टर्बिंग बात है सर, बड़ी डिस्टर्बिंग बात है। लेकिन मैं ज़रा अब हमारा क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, डॉक्टर साहब बड़ा तकलीफदेह अमल होता है लवाहिकीन के लिए, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल के अंदर हम कम से कम मैं अपना कह रहा हूँ कि हम तो शायद रिलेट भी नहीं कर सकते उससे, कि ना सब्र आता है ना कोई पता चलता है। लेकिन जो टीम आपकी तरफ से गई है, एक्चुअली कैसे आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है लोगों को, या क्या हो क्या रहा है, वो टीम एग्जैक्टली कर क्या रही है? देखिए मुनीब, ये अनफॉर्चुनेटली तीसरा वाक़या है पाकिस्तान में जो यही टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है और मेरे साथ मिलके कर रही है। एयर ब्लू के क्रैश से हवेलियाँ क्रैश इसी टीम ने आइडेंटिफाई किया था, जनेद जमशेद और तकरीबन 70 दूसरे लोगों को, जो उस वक्त मैं पिम्स में चीफ एग्जीक्यूटिव था। और अब ये टीम UHS में, ये एक ब्रांच है मेडिसिन की जिसको हम फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ये डेंटिस्ट्री की एक सब स्पेशलिटी है जिसमें हम PhD कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेरा ख्याल है हम ही करा रहे हैं। इसमें बेसिकली उस वक़्त भी हमने बहुत कोशिश की और अभी हमारी डेंटल कॉन्फ्रेंस पे भी आरिफ अलवी साहब आए और उन्होंने इनाग्रेट भी की कि हमने कहा था कि एक नेशनल डेंटल रजिस्ट्री होनी चाहिए। उसका मकसद ये होता है कि अगर किसी का भी कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ है तो वो अपलोड हो जाता है, एक वेबसाइट हमारी UHS की मौजूद है, लेकिन उसमें भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। तो होता ये है कि खुदा न खास्ता जब ऐसे कोई क्रैश, ऐसे कोई वाक़यात होते हैं, और ये हम इंटरनेशनली भी हम टीमें, ये वाली टीम हमने श्रीलंका भी भेजी थी जब वहाँ पे ब्लास्ट हुए थे, तो जहाँ आइडेंटिफिकेशन का बॉडी चार्ड हो जाती हैं, बर्नट हो जाती हैं या पीसेस में चली जाती हैं, तो एक हमारे पास DNA का प्रोसीजर है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और जो कि पॉसिबल भी समटाइम्स नहीं होता, बिकॉज उसमें DNA बर्न हो चुका होता है और बोन का DNA जब लेते हैं वो इतना
इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं रह जाता, सॉफ्ट टिश्यू का ज़्यादा रिलायबल होता है। तो वो बर्न अगर हो जाए तो वो डैमेज हो जाता है। तो उसमें फोरेंसिक ऑडोंटोलॉजी का काम ये है कि वो ये इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जुनैद जमशेद की, कि वी वर स्ट्रगलिंग पिम्स में कि उसको किस तरह आइडेंटिफाई करें, बिकॉज उसका जनाजा मौलाना तारिक जमील हमारे पास बैठे थे और अनाउंस कर दिया था उन्होंने कि जी हम तो करेंगे जनाजा। हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। देन आई फाउंड आउट फ्रॉम द ब्रदर कि इसका जुनैद जमशेद साहब मरहूम का एक कोई प्रोसीजर USA में हुआ था। तो आई कॉल्ड दैट डॉक्टर वहाँ पे न्यूयॉर्क में, और उनसे पूरी हिस्ट्री ली कि उन्होंने इम्प्लांट कराया था, जो कराया था, एंड देन उनके एक्सरे भी हमने ईमेल कराए OPGs, और उससे हम मैचिंग हमने करके तो डिटेक्ट की। तो इसका मकसद ये होता है कि किसी का दांत निकला हो, किसी का दांत टूटा हो, किसी की फिलिंग हुई हो, किसी का इम्प्लांट हुआ हो, इस तरह अगर वो ना भी अवेलेबल हो तो हम ये बता सकते हैं डेंटल एग्जामिनेशन से और उसके रेडियोलॉजी से कि वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, एज उसकी डिटर्मिन कर सकते हैं। और कई दफ़ा हम उसकी फ़ोटोग्राफिक जो फ़ोटोज़ हमें मिल जाती हैं उससे भी हम उसके जॉ की और उसकी स्केलेटन से देख के हम ये आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो ये एक बड़ा क्विक ईजी तरीका है जिसमें हमें सिर्फ एक्सरेज करने होते हैं बॉडी के, कुछ स्कैन्स करने होते हैं। हमारी DVI है, डिज़ास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन यूनिट, वो वहाँ मौजूद है कराची में, और हमने ऑलरेडी कुछ 5 बॉडीज़ इस वक्त तक कर चुके हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम 2 दिन और में तकरीबन तमाम ये कर लेंगे, क्योंकि ये वाकई ही बहुत पेनफुल मरहला है इन फैमिलीज़ के लिए कि ऑलरेडी दे आर पासिंग थ्रू ए वर्स्ट क्राइसिस इन देयर लाइफ टाइम, एंड अब ओनली थिंग विच कैन ईज देम इज़ क्विक आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन, ताकि उनके हवाले बॉडी की जाए, वो उसका जनाजा कर लें। जब वंस दी जनाजा इज़ देयर एंड दफन कर लें तो उसके बाद फिर सुकून आना शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। सवाल यही है जो अपोजिशन का है अब कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस अरसे में कहाँ रहे हैं। व्यू ज़रूर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को कराची जाना चाहिए था, जो लवाहिकीन है उन लोगों के जिनकी जाने गई उनसे मिलना चाहिए था, लेकिन एक व्यू ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म कम अज़ कम उनकी जो पॉलिसी, जो कम अज़ कम फैसला साजी थी वो जल्दी होनी चाहिए थी, और इस हवाले से बेहतर काम होना चाहिए था, बेहतर हो सकता था। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऑलरेडी इस हवाले से बहुत काम किया है। फेडरल मिनिस्टर जो एविएशन के हैं गुलाम सरवर खान साहब, वो भी कराची तशरीफ़ ले गए, और बड़ा हैंड्स ऑन किस्म का इस वक्त एक्सपीरियंस चल रहा है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का, लेकिन शायद अपोजिशन इससे नाराज़ है और खुश नहीं है। इस पर बात होगी, मुल्क की सियासत के ऊपर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में 3 हफ्तों में 36,000 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। अमवात की तादाद भी बढ़ रही है। अस्पतालों में जगह तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन करना है या नहीं करना। अगर होना है तो कारोबार कैसे चलेगा, अगर नहीं होता तो अस्पताल कैसे चलेंगे। मईशत का हाल बद से बदतर होता जा रहा है, यहाँ तक कि अब तो हुकूमती वज़ीरों ने भी मईशत की बहाली के दिलासे देने बंद कर दिए हैं। मुल्क भर में टिड्डी दल के हमलों से इस साल ज़रई पैदावार को सख्त खतरा है। किसान बेयारो मददगार अपनी फसलें तबाह होते देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO के मुताबिक इस मरतबा पाकिस्तान को ज़राअत के शोबे में मजमूई तौर पर 800 अरब से ज़ायद का नुकसान हो सकता है। ऊपर से PIA के सानेह ने पूरे मुल्क को सदमे में जकड़ा हुआ है। तहकीकात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्लेम गेम सियासत पर सारा फोकस है, मगर लवाहिकीन को पूछने वाला शायद कोई नहीं। ऐसे में अपोजिशन सवाल पूछ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस अरसे में कहाँ रहे हैं। सोशल मीडिया कह रहा है कि इस मौके पर उनको आवाम के साथ होना चाहिए था, फ्रंट लाइन पर आकर फैसला साजी का अमल तेज़ करना चाहिए था। PIA के हादसे का शिकार होने वालों की बाज़पुर्स करनी चाहिए थी, कम से कम पूछना चाहिए था कि वो किस कर्ब में मुब्तला है, क्योंकि माजी में जब मुल्क के किसी ऐसे हादसे का शिकार होता था तो जनाब इमरान खान साहब उस वक्त के हुक्मरानों से इसी बात का शिकवा किया करते थे, और आज खुद शायद मिसिंग इन एक्शन है। वज़ीर-ए-आज़म मिसिंग इन एक्शन है या नहीं, इस पर बात होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है शंदाना गुलजार खान साहिबा, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नाज बलोच साहिबा MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और जनाब
सलीम बुखारी साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप उनको बखूबी जानते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका भी। हुकूमत के पास आएंगे, यकीनी तौर पर हुकूमत से ही सवाल पूछना बनता है, लेकिन एक केस बिल्ड होना चाहिए ना, जो कि हुकूमत के खिलाफ इस वक्त अपोजिशन कर रही है। पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर अपोजिशन में है, चाहे कोरोना वायरस के हवाले से मामला हो, लॉकडाउन का इशू हो, या जो एक हादसा पेश आया ईद से पहले प्लेन क्रैश का, उसके बाद भी जो स्टेटमेंट्स आई ख़ासतौर पे सिंध हुकूमत की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, सवाल बनता है कि इस मौके पर भी क्या ज़रूरत थी इस सियासत की या नहीं। नाज़ बलोच साहिबा, चले लॉकडाउन या कोरोना वायरस या इससे पहले बहुत सारे इशूज़ ऐसे रहे हैं जिनके ऊपर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मामला ख़राब रहा है या कम एक टेंशन रही है। इस हादसे के बाद ये क्यों कहा जा रहा है जी वज़ीर आज़म कहाँ हैं, वज़ीर आज़म क्यों नथिया गली चले गए? सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही है, अपोजिशन पूछ रही है, आप पूछ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूछ रही है, इसकी वजह क्या है? मतलब मिनिस्टर साहब आ गए, अगर प्राइम मिनिस्टर कराची आ जाते, लवाहिकीन से मिलते, तो फिर भी किसी ने एतराज़ करना था कि जी SOPs फॉलो नहीं हो रहे, वज़ीर आज़म को क्या ज़रूरत है लोगों को बार बार जाके इतने प्रोटोकॉल के साथ मिलने की, सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो क्यों एतराज़ हो रहा है? मसला क्या है बेसिकली इस वक्त अपोजिशन का हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट हादसा था जिसके बाद जो कि खुद PTI का अपना क्राइटेरिया था, ये हुकूमत से पहले कहा करते थे कि फलां मुल्क के अंदर कश्ती डूब गई, वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया, फलां मुल्क के अंदर ट्रेन का हादसा हो गया, वजीर ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे आपने देखा कि गुज़िश्ता साल ट्रेन के अंदर 70 लोगों की जानें चली गई और लोग जिंदा जल गए। कौन सी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई, कितने लोग बरतरफ हुए, किस वजीर ने इस्तीफा दिया, ये इन्हीं के सेट किए हुए क्राइटेरिया हैं, ये इन्हीं के दावे हैं। ये कहा करते थे ये सारी बातें, और ये PIA को एक मिसाली इदारा बनाना चाहते थे। अब तो इनकी हुकूमत है, अब इनकी जिम्मेदारी है, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अफसोस की बात यह है कि जो तहकीकाती कमीशन और कमेटी बनाई जा रही है इस PIA के हादसे के बाद, उसके ऊपर तो खुद जो लवाहिकीन है उन्हीं का एतमाद नहीं है उस कमेटी के ऊपर, क्योंकि कमेटी जो बनाई जा रही है वो तो सरबराह जो ऑलरेडी PIA के चेयरमैन है उन्हीं के मातहत वो कमेटी काम करेगी और उन्हीं के अंडर ऑफिसर्स जो है वही इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो वो क्या रिपोर्टें बनाएंगी? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं होगा? क्या ये डर और खौफ के अंदर कमेटी काम नहीं करेगी? ये तफ्तीश जो है इसके ऊपर कई सारे सवाल या निशान उठते हैं, ना सिर्फ अपोजिशन के बल्कि उन लवाहिकीन के, उन फैमिलीज के, उन पायलट के, उन पायलट। आइडियली आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था इस हादसे के फौरी बाद? क्या होना चाहिए था, ये जरा बता। देखिए, पहली बात तो ये है मुनीब, पहली बात तो ये है कि PIA की बात हम इनसे करें, हम इनसे चीनी की बात करें, जो चीनी चोरी की, हम इनसे जिसकी नाअहली की बात करें, ये शुरू हो जाते हैं मुगलिया दौर पे पहुंच जाते हैं। हम इनसे इनकी बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से शुरू हो जाते हैं, ये अपनी बात नहीं करते। चंदाना गुलजार साहब, आपने सुन लिया, क्या जवाब है जी? शुक्रिया मुनीब साहब। नाज ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं और सबका लॉजिकल जवाब है। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूँ। आपने देखा होगा सबसे पहली बात कि वज़ीर आज़म का नथिया गली जाना या ना जाना, उस पर समा TV ने रिट्रैक्शन और अपॉलॉजी प्रिंट कर दी कि ये हमने पुरानी वीडियो दिखाई थी। हाँ, वो तस्वीरों पे की थी, बिल्कुल ठीक है, तस्वीरों पे की थी। जी बिल्कुल। दूसरा, अगर आप अगर मेन इशू पे आते क्रैश पे, बिल्कुल नाज साहिबा ने एक बहुत ही दुखती रग पे हाथ रखा है। जब आप एक्सीडेंट की बात करते हैं, हादसे की बात करते हैं, नेचुरली इसको कोई प्लान नहीं करता। जब जहाज उठा लाहौर से और कराची आया, नेचुरली किसी ने तो क्लियरेंस दी होगी ना कि ये क्यों ये जहाज उठने दिया गया, अगर इसमें इतनी ही टेक्निकल फॉल्ट्स थी। दो चीज़ें हो सकती है, या पायलट ने मिसमैनेज किया होगा, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, और या प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट था, वो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। कमेटी में कौन है कौन नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें वज़ीर आज़म भी आ सकते हैं, 5 और वज़ीर डाल दे, 5 और वज़ीर निकाल दें। जो मेरा सबसे बड़ा गिला शिकवा है, हुकूमत पाकिस्तान कह लें, हुकूमत सिंध कह लें, मैं पीपल्स पार्टी नहीं कहूँगी, पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। जिस बात में गिला शिकवा है, और ये पूरा ट्विटर उस दिन भरा हुआ था कि जी अगर ईदी ना होता, जो बाकी वहाँ पे NGOs ना होते, रेंजर्स ना होते, फौज ना होती, हुकूमत सिंध कहाँ थी उस दिन? वहाँ पे किधर था उनका 111 222 रेस्क्यू? तो इसलिए जो सबसे बड़ा सवाल ये निशान उठता है, 18वीं तरमीम के बाद जो अपोजिशन, जो आज अपोजिशन है, वो उस वक्त गवर्नमेंट थी या खुद ही वो लेके आए थे कुछ चीजें। ठीक है, एविएशन एक्सीडेंट था, फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, लेकिन रेस्क्यू किधर था जी? वेयर वर योर टीम्स, वेयर वर योर पीपल, वाज योर पुलिस? जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किधर थी? वो तो आपको सारे ही या फौज नजर आ रही थी, या आपको रेंजर्स नजर आ रहे थे, या NDMA वाले, या ईदी वाले।
देखिए कराची एक लावारिस शहर है और हमेशा से रहा है, इसको कोई इससे ले वापस कोई कुछ देता नहीं, ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात, तीसरी बात थी मैं चीनी की, अच्छा वो एक बात मुकम्मल कर लें मुनीब साहब, मैं चीनी पे सिर्फ एक उन्होंने बहुत हमारी हम कराची वाले हैं, हमें तकलीफ पहुंचती है ऐसे अल्फाज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो। अच्छा चले जी, कराची अल्लाह का शुक्र है लावारिस नहीं है, कराची पूरे पाकिस्तान की बैकबोन है। कराची लावारिस नहीं है, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध का दिल है कराची। तो खुदा की तरफ से कोई भी आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लोगों की दिल आज़ादी ना करें। अच्छा चलें ठीक है, ओके जी जी शनाना साहब प्लीज। मैं ये कहती हूँ कराची इसलिए लावारिस है कि उससे लेते सब है, उसको वापस कोई कुछ नहीं देता। आप कराची का हाल देख लें, जो सिंध का कैपिटल है, जो पाकिस्तान का 50 से 70% GDP प्रोड्यूस करता है। कराची ऐसे होना चाहिए कि लॉस एंजलिस होना चाहिए। यहाँ पे 3 हुकूमतें किसकी गुजरी हैं, उनसे जरा पूछा जाए। आज ही जो आपकी डेट कमीशन की रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 1000 अरब में हम सिर्फ उसका गबन हुआ, 1000 अरब का गबन। और जो बाकी प्रोजेक्ट्स किए हैं पिछली हुकूमतों ने 26,000 अरब रुपए की, 26,000 उसका निकाल दी डेट कमीशन, जो आपकी कर्जा कमीशन निकला है कि जी पिछली हुकूमतों ने तो माशाअल्लाह से वो कंस्ट्रक्शन की जो फ्लड में उड़ गई है सारी, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जो कह रहे हमने मोटरवेज बनाई है, सड़कें बनाई है, दुकानें बनाई है, तो वो तो कुछ नजर ही नहीं आता। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस मुल्क में। मैं ये कहती हूँ कि इतनी कामयाब, चलो हम तो हैं बुरे ना, हम तो है नालायक, ये जो इतने कामयाब लोग थे, जो इतने काबिल लोग थे, जो इतने मेहनती लोग थे, जो एक जहाज की बात करें, क्रैश की बात करें, क्रैश की बात करें, ये जो क्रैश हुआ सिविल एविएशन की जो नाकामी थी, जो PIA की नाकामी की बात करें। अच्छा चले ठीक, अच्छा ओके, के खिलाफ शुरू ना करें चार्जशीट। अच्छा चले ठीक है, बट वो आपका हो गया ना। जब भी आप इशू पे बात करते हैं, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट लाइक टू इंटरफियर, लेकिन आप देखिए पूरी बात में शंदाना ने सिंध हुकूमत पे क्रिटिसाइज करने के अलावा कुछ नहीं किया। आप ये बताएं कि एक जहाज जो है जिसमें फनी खराबी थी, जिसका एक इंजन काम नहीं कर रहा था, उसको कैसे उड़ने दिया गया? क्या ये सच नहीं है कि जब भी हम कराची से नहीं ठीक है, अच्छा वो उन्होंने देखिए उन्होंने कहा कमेटी के अंदर 4 लोग डाल दें, 5 लोग निकाल दें, ठीक है ओके ठीक है, बट उन्होंने रेस्क्यू के ऊपर सवाल उठा दिया। बात करें कि जब जहाज मॉनिटर हो रहा होता है, ये रेस्क्यू, देखिए रेस्क्यू तो बात की बात है, पहले हादसा क्यों पेश आया उसको छोड़ के आप रेस्क्यू पे आते हैं। ये तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि काश सिविल एविएशन 15 मिनट पहले बता देता, रेस्क्यू टीम बर्वक्त पहुंचती। और मैं आपको ये भी जवाब देती चलूं कि कराची में जो अमन फाउंडेशन है और जितने भी यहाँ पे इदारे काम करते हैं, उनके साथ सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट है। अच्छा चले ठीक है, ओके एक मिनट नाज़ साहब रुक जाइएगा, प्रोवाइड हमने किए हुए हैं, ठीक है। आपने बड़ा डिटेल में जवाब दे दिया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैंने बुखारी साहब से बात करें, मैंने ठीक है, वो बजाय अपने सवाल का जवाब देने के सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं। ये इस तरह अच्छा मैं ठीक है, शंदाना साहब एक जवाब दे दे। नाज़ बलोच साहब हो गया, एक्चुअली मुझे सिर्फ शंदाना बीबी से एक जवाब ले लेते। शंदाना साहब वज़ीर आज़म इलेक्ट होने से पहले कहते रहे हैं कि कोई हादसा हो, कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बातें अपोजिशन भी अभी नाज़ बलोच साहब ने भी कही। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? किसी को ऑलरेडी उनका ख्याल है कि स्टेप डाउन कर देना चाहिए था, CEO को कर देना चाहिए था, मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। क्या जवाब है इसका, येस और नो में, या कोई मुख्तसर सा जवाब? मैंने शुरू में ये बात कर दी, प्रॉबली मेरे मेहमानों ने, आपके मेहमानों ने बात सुनी नहीं कि देखिए 2 बातें होंगी जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी। 2 बातें निकलेंगी। पहली बात ये होगी कि या जहाज में फनी खराबी थी और उसके बायस किसी ना किसी को रिजाइन करना पड़ेगा, या दूसरी बात ये निकलेगी कि पायलट का कोई एरर था और पायलट की ऑलरेडी आपको पता है जो क्रैश में हुआ उनके साथ आप क्या सजा देंगे? हाँ नहीं वो तो कोई हमें अनफेयर स्टेटमेंट देनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल अगर फनी खराबी निकलती है, अगर PIA की निकलती है, अगर जिन्होंने क्लियरेंस इस जहाज को फ्लाइट की, जिसने क्लियर किया, फिर वो मिनिस्टर होता है, CE होता है, जो भी होता है, नेचुरली वो रिजाइन करेगा। बट आप इवेंट कैसे रेजिग्नेशन मांगते हैं किसी से? एंड जस्ट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट, हमारा वाहिद काबीना है जिससे लोग निकाले भी गए हैं, लोग रिप्लेस भी किए गए हैं, लोग नए भी लाए गए हैं, और उसी पे अपोजिशन तनकीद कर दी कि जी आप तो हर महीने लोग बदलते हैं। इसके ऊपर भी हम दोनों बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिबेट कर सकते हैं। बट मैं जरा सलीम बुखारी साहब के पास आऊँगा। जी, गुजारिश ये है कि जब भी कभी इस किस्म के हादसा होते हैं, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो जहाज़ों के हों, इस्तीफ़ा कभी भी इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं आता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस्तीफ़ा हमेशा उस वक्त दिया जाता है जब कोई हादसा होता है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लीजिए, हमारे कंटेम्प्रेरी मुल्क में देख लीजिए। अगर आपको याद होगा जो रेलवे का हादसा हुआ था इंडिया में,
तो कौन मिनिस्टर था उसका, लालू प्रसाद साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। हमारे यहाँ इमरान खान साहब ने ये रवायत डाली कि जिस भी मिनिस्टर की किसी वजीर की नाअहली हो उसको फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। कंटेनर्स पर खड़े होकर शहरों के बड़े बड़े इजलास से उन्होंने कोई कम अज़ कम 200 मरतबा ये बात कही है, तो उसके ऊपर उन्हें खुद भी पूरा उतरना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस के बाद कोई रेजिग्नेशन नहीं होते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो हादसा है उसके ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मुझे कलक है, मुझे दुख है इसका कि इसको सिंध और सेंटर की सियासत में जो है वो डाल दिया गया, बजाय इसके कि इसको फौरी तौर पे रिएक्ट किया जाता। अभी भी आप देख रहे हैं जितनी भी प्रोजेक्शंस हैं, कोई कह रहा है कि नाअहली थी जहाँ से जहाज़ उड़ा, क्योंकि उस जहाज़ के बारे में लेटर्स सामने आ चुके हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उससे, वायरल हुए हुए हैं कि उसके पुर्जों के लिए डिमांड बहुत देर से चल रही थी, बल्कि कई महीनों से चल रही थी। फिर ऐसे जहाज़ को उड़ने के लिए फिट किसने करार दिया, वो जिम्मेदार है। फिर जो इसका सरबराह है वो जिम्मेदार है, फिर जो इसका वज़ीर है वो जिम्मेदार है। तो मेरे ख्याल से पीटीआई को अपनी इस खुद साख्ता रवायत पर कायम रहना चाहिए कि जहाँ नाअहली हो उन लोगों को पहले आप हटाएंगे नहीं जब तक, तो कैसे तवक्को करते हैं आपके एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट आपके सामने आएगी। अगर उसकी इंक्वायरी पीआईए के चेयरमैन ने करनी है तो वो मुझे बताइए, वो कैसे कहेगा कि मेरे नीचे 4 डिपार्टमेंट जो है वो नाअहल हैं। कि खुदा के वास्ते सियासत की नज़र करने की बजाय आप लोग इसको नेशनल लेवल पर डील कीजिए। नेचुरल कैलेमिटीज़ और इस किस्म के बड़े एक्सीडेंट और हादसे जो हैं वो कभी भी पॉलिटिकल बयानबाजी के साथ सॉल्व नहीं होते हैं। दूसरी बात ये, एक सवाल और छेड़ा गया था यहाँ पर कि इमरान खान साहब कहाँ हैं। देखिए, इमरान खान साहब जिस पॉपुलर वोट पर तशरीफ़ लाए थे उसका तकाजा ये है कि जब कभी भी कौम किसी मुसीबत का शिकार हो, कोई नेचुरल कैलेमिटी आए, ही शुड सरफेस, उन्हें मंजरनामे पर नजर आना चाहिए। यही दुनिया की रवायत है और यही लोगों को पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर या पॉपुलर प्रेसिडेंट बनाती है। अब अगर इस हवाले से जवाब इसके बीसीओ पेश किए जा सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इमरान खान साहब को इस पे सरफेस करना चाहिए था। इट हैज़ ऑलरेडी बिन लेट। दूसरी बात, एक और बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर मुझे आप इजाज़त देंगे, वो ये है कि ये 18वीं तरमीम का शोशा हर मामले में खुदा के वास्ते न लेके आए। अब इस पर बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ के और उससे पंगा करने का नतीजा हम अपनी तारीख में एक बार भुगत चुके हैं। एक ऐसी चीज़ जो कंसेंसस के साथ उस वक्त तय हुई थी। हम जिस किस्म के क्राइसिस का शिकार हैं, चाहे वो पेंडेमिक है, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ऐसे दौर में इस किस्म के पंगे अगर हम करेंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और उसके नतीजे में एक कौम फर्दर डिवाइड होगी जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक, चले, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ के ऊपर है जो फरमाते हैं। बहरहाल मैं नाज़ बलोच साहबा का, शंदाना गुलजार साहबा का और जनाब सलीम बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा प्रोग्राम के सेगमेंट में। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।